हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल का विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग सॉरी ये आपका होम रूल लीग आंदोलन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब 1905 से लेकर 1919 तक के कुछ क्वेश्चन हैं, हमने इनको जो है वो कलेक्ट किया है। तो चलिए प्रश्नों को करते हैं और प्रश्नों को करने के साथ साथ ही जो है वो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले है बंगाल के विभाजन की बात है, तो बंगाल के विभाजन को पहले देख लेते हैं। जो है वो बंगाल, तो उस समय जो बंगाल था, तो बंगाल का विभाजन किया गया था ना, तो वो था पूर्वी बंगाल। एक तो था आपका पूर्वी बंगाल और असम था, दूसरा था आपका शेष बंगाल, शेष बंगाल। ठीक है। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो थी आपकी क्या कहते हैं, ढाका, जो कि अभी आपकी बांग्लादेश की राजधानी। शेष बंगाल की राजधानी आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो है कलकत्ता है। ठीक है। पूर्वी बंगाल का जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था आपका ब्लूमफील्ड था। और शेष बंगाल का जो आपका गवर्नर था वो था आपका, सॉरी ये ब्लूम है, ब्लूफील्ड नहीं था, ब्लूम। ठीक है। शेष बंगाल का था एंड्रूज फ्रेजर था। ठीक है। ये आपको बंगाल के मतलब अच्छा, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था। बंगाल का विभाजन एक्चुअली बंगाल जो उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, वहाँ से सभी जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, उग्रवादी आंदोलन हो रहे थे, बंगाल के लोग जागरूक हो रहे थे, अपने अधिकारों की बार बार मांग कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने कहा कि अगर बंगाल को हम विभाजित कर देते हैं तो शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, अलग थलग हो जाएंगी, लोग जो है वो अलग थलग हो जाएंगे, और उससे जो है वो क्या कहते हैं, अंग्रेज जो है वो अपना मतलब क्या कहते हैं, भारतीयों को कमज़ोर कर सकते करके भारत पे शासन करना चाह रहे थे। बंगाल के विभाजन से रिलेटेड 3 डेट है, आप 3 डेट को याद रखिए कि बंगाल के विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपके कहते हैं 20 जुलाई 1905 को, जबकि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था आपका स्वदेशी आंदोलन, इसकी डेट थी 7 अगस्त 1905। ठीक है। और क्या कहते हैं, बंगाल के विभाजन जो लागू हुआ था, उस समय घोषणा की थी, लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये तीनों डेट पूछा जाता है, इसलिए ये तीनों डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, तीनों डेट आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलिए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नों को करने के साथ साथ ही जो है वो हम अच्छा एक चीज़ और बता देते कि बंगाल के विभाजन में 4 प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। पहला था स्वदेशी, दूसरा है आपका स्वशासन, स्वदेशी, स्वशासन, शिक्षा मतलब राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, और क्या था आपका बहिष्कार। ये 4 प्रस्तावों को पारित किया था बंगाल के विभाजन को लेकर। ठीक है। बंगाल के विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें 4 प्रस्ताव को पारित किया गया था, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और क्या कहते हैं बहिष्कार। स्वदेशी, स्वशासन, शिक्षा और बहिष्कार, ऐसे आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं किसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलती हूँ तो प्लीज़ आप उसको जो है वो ज़्यादा फोकस करा करिए। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। मतलब ईस्टर्न जो है वो ईस्ट और वेस्ट कल्चर के बीच जो है वो जो संबंधों का, ईस्ट एंड वेस्ट जो रिलेशनशिप है जो है वो उनका समर्थक था। ठीक है। मतलब पश्चिमी लोगों के, पश्चिमी मतलब यूरोपीय लोग और इधर एशियाई लोग, इनके बीच जो है वो इनका एक समर्थक था। और
कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर और बी.जी. तिलक। तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो वस्त्रों को जलाए जाने को जो है वो वस्त्रों की मतलब जो है वो निष्ठुर बर्बादी कहा था। विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को इन्होंने कहा था कि वस्त्रों को जलाया जाना उनकी निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अरविंदो घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो कृष्ण कुमार मित्र की जो एक पत्रिका थी संजीवनी, ठीक है, संजीवनी में अपने लिखे एक लेख में इन्होंने जो है वो बहिष्कार का सुझाव दिया था। ये इसके जो है वो शायद 13 जुलाई के अंक में इन्होंने जो है वो बहिष्कार मतलब सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। बाइकॉट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। तो मैंने बताया था कि 4 कार्यक्रम जो है वो चलाए गए थे। आपका क्या था? स्वदेशी था, स्वशासन था, शिक्षा था और उसके बाद जो है वो बहिष्कार था। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? असहयोग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। 1, 2, 4 हो जाएगा, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई और चिंतामणि। बताइए किसने किया था? तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। इसी तरह से और भी जगहों में हम नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं, नेतृत्वकर्ता और भी अन्य जगहों में देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका सबसे पहले जो है वो हम कहाँ से शुरू करते हैं? बम्बई से। बम्बई में और पुणे में है जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अपने तिलक ने, बीजी तिलक ने किया था। फिर दूसरा है हमारा क्या कहते हैं? यूपी, अपना राज्य। यूपी में जो है वो किसने नेतृत्व किया था? यूपी में लाला लाजपत राय ने किया था। पंजाब में किसने नेतृत्व किया था? तो पंजाब में अजीत सिंह ने किया था। पंजाब में अजीत सिंह ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उसके बाद दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। याद हो गया आपको? याद हो गया जहाँ तक है। और बाकी आपका मद्रास में तो देख ही लिया है, श्रीनिवास चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना है? चलिए बताइए। अब आप इस क्वेश्चन को तो आराम से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा यही टॉपिक ही चल रहा है। स्वदेशी आंदोलन हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो वंदे मातरम, एक्चुअली स्वदेशी आंदोलन जब लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, जब स्वदेशी आंदोलन लागू हुआ तो उस समय क्या था ना कि जो है वो वंदे मातरम गीत गाया गया। उसके बाद प्रभात फेरियां लगाई गई, गंगा स्नान किया गया। ठीक है, गंगा स्नान लोगों ने किया। लोगों ने उस दिवस में जो है वो एक दूसरे को राखी बांधी। ठीक है, राखी दिवस के रूप में भी मनाया। और उन्होंने बंगाल के विभाजन के जो दिवस था 16 अक्टूबर को, उसको शोक दिवस, बंगाल के लिए एक शोक दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, तो एक भाईचारा मित्रता के रूप में भी मनाया गया। सब कुछ जो है वो मतलब इस दिवस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट, ऑप्शन ए है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। बिल्कुल, कुछ विशिष्ट मुसलमान जो है वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कि स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। बिल्कुल, स्त्रियों ने जो विदेशी चूड़ियाँ पहनने से इनकार कर दिया था। सोचिए, इतनी जो है वो इनकार कर दिया था। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया था और ना ही इसमें शामिल हुए थे। हाँ, बहुत छुटपुट किसानों ने जो पार्टिसिपेट किया था। एक तरीके से इस आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग का विशेष जो है वो योगदान था। ठीक है, और जो कुछ छोटे मोटे मुसलमान थे उसमें से जो है वो अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनबी, मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, ये सब छोटे मोटे मुसलमान थे जो शामिल किए थे। बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग ने
व्यापक सहयोग नहीं दिया था। और यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित था, नहीं, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैं अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भारत में किस किस जगह पे किसने किसने नेतृत्व किया था। तो यही डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जो है वो किस आंदोलन से जुड़े थे। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे तो लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन वाला टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, तो इनकी जो किताब थी, इन्होंने अपना जो है वो न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट दिया था, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, बंगाल के विभाजन को के संदर्भ में, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया में जो है वो इसमें अपने लेख लिखे थे जो है वो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में। अगर ये पूछा जाता है कि ये लेख जो है वो किसका था, तो ये जो है H.W. नेविल्सन का था। और नेविल्सन जो है वो किससे जुड़े थे, आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा था कि कौन से पत्रकार असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, कौन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। जैसे वो फिशर जो है, लुइस फिशर जो है वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इसलिए ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखना है। तो H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, बीजे तिलक ने, सी.आर. दास ने, दादा भाई नौरोजी ने और महात्मा गांधी ने। तो आपको पता है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसी समय जो है वो स्वराज का प्रस्ताव रखा, कांग्रेस के मंच पे स्वराज जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। तो उस समय उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसलिए इसका जो है वो उपयुक्त उत्तर जो है वो दादा भाई नौरोजी ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, नहीं वालों को हम गोला कर देते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है। तो आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, बिल्कुल ये वाला भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये वाला भी ऑप्शन सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी जो है वो नॉन लिबरल पार्टी के रूप के टिकट से चुने गए थे, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो लिबरल पार्टी से, उदार पार्टी से चुने गए थे। ठीक है, उदार पार्टी, हाँ, उदार पार्टी जिसको लिबरल पार्टी कहते हैं, लिबरल पार्टी के टिकट से चुने गए थे। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये जो है वो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये आपको पता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल मतलब उदारवादी और उग्रवादियों का जो है वो क्या कहते हैं विभाजन हो चुका था। एक्चुअली जो उदारवादी उग्रवादी थे, जो उग्रवादी जो चाहते थे कि वो तिलक बने, उसके जो है वो अध्यक्ष बने, और उदारवादी चाहते थे रास बिहारी घोष बने। उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष पद को लेकर जो है वो था। उसके बाद जो है दोनों की विचारधाराओं में उदारवादी चाहते थे कि जो है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि नहीं, ये आंदोलन पूरे भारत में हो। और क्या कहते हैं, ये बहिष्कार जैसे प्रस्तावों को नहीं चाहते थे। मतलब उग्रवादी जो है ना वो उदारवादी जो है वो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का विरोध कर रहे थे, जबकि उग्रवादी कहते थे कि नहीं, बहिष्कार होना चाहिए। उसके बाद और भी कई चीज़ों में कन्फ्लिक्ट था दोनों में। उदारवादियों का विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक समन्वय
स्थापित करके मतलब जो है वो हम एक क्या कहते हैं डोमिनियन स्टेटस का दर्जा पाना चाहते थे। ये मतलब हम क्या करते हैं, हम उनका पूरा ब्रिटिश सत्ता में पूरा विश्वास था और ये चाहते थे कि वो ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत रह कर ही हम जो है वो भारत का भला हो सकता है, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि ब्रिटिश जो है वो सरकार जो है वो भारत का पूर्णतः शोषण कर रही है, ठीक है। और उदारवादी जो है वो क्या कहते हैं कि ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, जबकि जो उग्रवादी थे वो भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे दोनों में बहस होती थी कि उदारवादी जो है ना वो चाहते थे कि आंदोलन में केवल शहरी मध्यम वर्ग मतलब बुद्धिजीवी लोग केवल पार्टिसिपेट करें, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि आम जनता भी आंदोलन से जुड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेके सूरत अधिवेशन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता फिर अंततः जो है वो उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की थी, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस था ना, उस कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। तो उस आंदोलन का जो है वो उस अधिवेशन का जो है वो क्या कहते हैं अध्यक्ष जो है सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष उदारवादी नेता रास बिहारी घोष थे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और फिर यहीं से जो है वो गरम दल मतलब उग्रवादी जो है वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। फिर कांग्रेस का 1920 में फिर से एक बार विभाजन होता है। उस समय कांग्रेस से नरम दल यानी कि उदारवादी अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है 1916 से कांग्रेस पे जो है वो उग्रवादियों का ज़्यादा वर्चस्व हो गया था। फिर गांधी इरा आ गया था। तो एक तरीके से इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे, ठीक। कौन कौन से 4 संकल्प, चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पे कांग्रेस में विभाजन हो गया था। बिल्कुल सही है। वो 4 जो संकल्प थे, स्वदेशी, स्वशिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ठीक है, हो गया था। इनमें से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में से नहीं है, ठीक है। बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बाइकॉट यानी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी, तो ये 3 तो थे ही, ठीक है। ये बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये वाला नहीं था, ठीक है। तो ये 4 थे। इन तीनों के अलावा क्या थे, क्या था, स्वशासन भी था या स्वराज कह सकते हैं, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने सकने में अरविंदो घोष की असमर्थता। चलिए इतना पढ़ाई हूँ, इसके आधार पर आप कुछ तो बताइए। क्या ऐसा था अरविंदो घोष थोड़ी यहाँ पे तिलक को बनाया जाना था। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना इस समय कोई बात ही नहीं थी, 1906 से हुई थी, वो अलग मैटर था। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश वो अलग मैटर था, इससे लेकर उनमें विरोध नहीं हुआ था। ये वाला ऑप्शन सही हुआ क्योंकि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव, मतलब उदारवादी यानी नरमपंथी चाहते थे कि जो है वो अंग्रेज जो भी बंगाल का विभाजन या जो भी हमको करना है वो अंग्रेजी सरकार से वार्ता करके चीज़ों को सलाह मशवरा करके हम सॉल्व करें, जबकि चाहते थे उग्रवादी चाहते थे कि नहीं, अंग्रेजी शासन पे उनका टोटली विश्वास नहीं था। इस वजह से उदारवादियों की इस नीति पर जो है वो उग्रवादियों का विश्वास नहीं था, यानी नरमपंथियों की इस नीति पे गरमपंथियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, ठीक है। क्या हुआ ना कि आगा खां के नेतृत्व में 1906 में जो है वो कहा गया कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की गई, ठीक है।
मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की गई। और इसका जो बात उठी थी ना, वो इस बात से उठी थी कि भाई मुस्लिमों का क्या था ना कि वो इनके मेन जो क्या कहते हैं मोटिव था कि मुस्लिम लीग की स्थापना का, कि ये जो है वो ब्रिटिश शासन का जो है वो एक हितकारी जो है बन के रहेंगे, ठीक है, और भारत में मुस्लिमों के हित के लिए जो है वो एक अलग संगठन बनाएंगे, ठीक है। तो आगा खां के नेतृत्व में पहले शिमला में एक बैठक हुई 1906 में। आगा खां के नेतृत्व में शिमला में एक बैठक हुई और शिमला उसके बाद जो है वो दिसंबर 1906 में एक सम्मेलन हुआ और उसके बाद जो है वो 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। लखनऊ में इसका पहला कार्यालय जो है वो लखनऊ में खोला गया। 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद इसका पहला कार्यालय जो है वो लखनऊ में खोला गया। और इसके जो पहले जो है मुस्लिम लीग के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें थे सलीमुल्लाह खां, दूसरे संस्थापक सदस्य इसके आगा खां और मोहसिन उल मलिक जो थे ये थे। तो ये ज़्यादातर सलीमुल्लाह खां और आगा खां पूछता। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता तो ये मारिएगा, अगर ये ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां है तो पहली वरीयता जो है वो आप सलीमुल्लाह खां को दीजिएगा क्योंकि ये इसके संस्थापक सदस्य थे। तो अगर पूछता है तो मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य कौन थे, लियाकत अली, शौकत अली जिन्ना, तो नवाब सलीमुल्लाह खां थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, ठीक है। ये आपका कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन ए और आर दोनों सत्य है तथा दोनों व्याख्या करती है। फिर ए और आर दोनों सही परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करती है। ए सही परंतु आर गलत है। और क्या कहते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये ए सही है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति के लगाने के अधिकार से जो है वो मना कर दिया था, परंतु ऐसा अधिकार जो है वो केवल ऐसा अधिकार जो है मुस्लिम जनता का नहीं था, ठीक है। ऐसा अधिकार केवल मुस्लिम जनता का नहीं था। ये जो है ना, ये मुस्लिम लीग का मानना था कि जो है वो केवल वही जो है मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसमें कथन ए सही है और कारण आर जो है वो गलत है। अच्छा, मुस्लिम लीग का जो है वो प्रारंभिक जो है वो क्या कहते हैं मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने जो है वो 1907 में जो है वो इनका एक वार्षिक अधिवेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, कराची में। मुस्लिम लीग का कराची में एक वार्षिक अधिवेशन होता है और 1908 में जो है वो अमृतसर में एक अधिवेशन होता है, ठीक है। और इसी अमृतसर वाले अधिवेशन में 1908 के अमृतसर वाले अधिवेशन में इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है वो इस मांग को जो है वो स्वीकार कर लिया। और यही मार्ले मिंटो सुधार अंततः जो है भारत के विभाजन का कारण बना, ठीक है। तो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा और फिर बाद में जो है इसको मान लिया जाता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, ठीक है। तो इनका पहला अधिवेशन कब हुआ था, कराची में हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इनका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, अलीगढ़ था, फिर बाद में इन्होंने लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किस बात की प्रार्थना की थी। तो चलिए बताइए, आपको मैं इसका उत्तर पहले ही बता चुकी हूँ, लगभग आपको लगना चाहिए कि मैं इसका उत्तर बता चुकी हूँ। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की, संयुक्त निर्वाचक वर्ग की,
को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। चलिए बताइए। मैं बता चुकी हूँ 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने कहा कि हम भाई मुसलमान जो है वो मुस्लिम जो है वो आपके हितकारी बनकर रहेंगे और इनको चाहिए एक विशेष प्रतिनिधित्व, ठीक है, विशेष दर्जा चाहिए, और क्या कहते हैं, इसी वजह से इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ठीक है, कौन से अमृतसर अधिवेशन में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर ये आप लोग याद रखिएगा। ये किसने कहा था? हर्बर्ट रिशेल ने, लॉर्ड लिटन ने, डब्ल्यू हंटर ने, एच.एन. बेलफोर्ड ने। तो ये डब्ल्यू हंटर ने कहा था। डब्ल्यू हंटर ने अपनी एक पुस्तक थी इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान, इस वाली पुस्तक में डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है द इंडियन मुसलमान। द इंडियन मुसलमान ने इसने इस बात को लिखा था कि यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, वही फूट डालो जो राज करो वाली नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए थे और अंततः देश का विभाजन किया, जाहिर सी बात है इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसके आंसर में तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं होगा। चलिए आप तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना होना कोई भारत के विभाजन का कारण नहीं था। 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं, गांधी जी का ये भी नहीं है। विधानसभाओं में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण, ये चीज़ जो है ना भारत के विभाजन का अंततः कारण बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में उनके, तो सबसे पहले क्या था कि आपको पता है कि भारत की राजधानी जो है वो 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, और उसी समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और उस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग द्वितीय थे, वायसराय थे, भारत के वायसराय जो है वो हार्डिंग द्वितीय थे। और क्या कहते हैं, जॉर्ज पंचम रानी मैरी का जो है वो भारत में आगमन होता है, और उसी समय जो इनके जो है वो वायसराय हार्डिंग द्वितीय जो है वो यहाँ पे लिखा है लॉर्ड कर्जन, मेयो, मिंटो, तो लॉर्ड हार्डिंग, हाँ, और ये हार्डिंग द्वितीय, अगर ऑप्शन में हार्डिंग प्रथम और हार्डिंग द्वितीय आता है तो हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, के प्रवेश के समय जो है वो बम फेंक दिया जाता है और इसी बम से जो है वो बच जाते हैं। पर दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपना अधिवेशन कहाँ पे किया था? लखनऊ में किया था। और इस जो है उसी समय जो है वो 1900 क्या था कि दो चीज़ हुआ था, जो है वो मुस्लिम लीग और इंडिया का जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का मिलन हुआ था, और कांग्रेस में उग्रवादी और उदारवादी इनका भी जो है वो मिलन हुआ था, और उसी समय जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है दोनों का लखनऊ में हुआ था। उस समय उस कांग्रेस को उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार, ये याद रखिएगा, मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1916 में, बहुत नहीं सोचना है। चलिए इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अतिवादी मतलब उग्रवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट, जिन्ना, मैडम कामा, फिरोजा मेहता। एनी बेसेंट, और कौन था? बेसेंट थी, और कौन था? अपने तिलक थे। दोनों के प्रयासों से उग्रवादी और उदारवादियों का मिलन हुआ था, इसमें बहुत सोचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम का निर्णय आया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया था। क्या ऐसा था? आप बताइए, क्या ऐसा था? नहीं था, इनमें से कोई नहीं।
तो ऐसा नहीं था। फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन सही है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को जो है वो कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसका काफ़ी कांग्रेसियों ने विरोध भी किया था कि अगर मतलब इसको एक तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग को मिलाने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और दोनों ने साथ में मिलकर असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ हुई थी। किसके किसके नेतृत्व में? तिलक और बेसेंट के, तिलक और अरविंदो घोष के, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो तिलक और एनी बेसेंट का। तिलक का जो है वो 28 अप्रैल को, तिलक का जो है वो 28 अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट का 1 सितंबर 1916 को जो है वो, इसमें जो है पहली बार जो है वो होम रूल आंदोलन में स्वशासन की बात की गई थी। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं वो डोमिनियन स्टेटस की पहली बार बात की थी। और ये जो होम रूल आंदोलन था ना, वो आयरलैंड के रेडमांड के नेतृत्व में चलाने वाले होम रूल लीग से मतलब किससे प्रेरित था? तो ये आयरलैंड की थी भी एनी बेसेंट, और आयरलैंड में रेडमांड के नेतृत्व में चलाने वाले जो है वो आंदोलन से प्रेरित था ये। ठीक है, और जो तिलक का क्षेत्र था, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो तिलक का जो क्षेत्र था ना, वो था आपका कर्नाटक था और महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ के, बम्बई में उनका तो मध्य प्रांत था और बराड़ था। और तिलक के क्षेत्र को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्र जो है वो शेष सभी भारत में जो है वो एनी बेसेंट का क्षेत्र था। ठीक है, तिलक में उस समय जो है तिलक की 2 पत्रिकाएं आपको बताया था कि मराठा और केसरी तिलक की 2 पत्रिकाएं थी। मराठा जो है वो अंग्रेजी में थी, मराठा क्या थी? इंग्लिश में थी, और केसरी जो है वो मराठी में थी। और एनी बेसेंट की जो 2 पत्रिकाएं थी वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ थी। क्या थी? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ थी, 2 पत्रिकाएं थी। न्यू इंडिया जो थी वो दैनिक थी और कॉमनवेल्थ जो है वो साप्ताहिक थी। ठीक है, ये चीज़ था। और इनका उद्देश्य था शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत में स्वशासन की मांग जो है वो होम रूल लीग आंदोलन में की गई थी। ठीक है, और इसका जो सबसे मतलब इम्पैक्ट था, जो होम रूल लीग का कहते प्रभाव पड़ा भारत पे, वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा या क्या कहते हैं 1919 का जो है वो भारत शासन अधिनियम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो परिणति किसकी है? होम रूल आंदोलन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो आपको पता है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1920 के बम्बई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड में। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन तो एकदम ही गलत होगा। किसमें? और नेक्स्ट है 1918 में होने वाले यूपी किसान सभा में। बिल्कुल भी नहीं। 1938 में, ठीक है, 1938 में नागपुर में संयुक्त ITUC, और ये सब तो गलत है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको पता है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इसका कुछ सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण का द्योतक है, क्योंकि इसने देश में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के एक ठोस योजना रखी थी। क्या ये ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी के हाथ में था। बिल्कुल गलत है। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त संघर्ष, बिल्कुल नहीं था ऐसा। इसमें उग्रवादी और उदारवादियों का पुनर्मिलन स्थापित किया था, इस आंदोलन के बाद स्थापित किया गया था। दोनों ने मिलकर स्थापित किया था। इसने भारत में पहली बार स्वशासन की, सेल्फ गवर्नमेंट का, लोगों को जगह जगह पर घूम कर लोगों को स्वशासन के महत्व को सर्वप्रथम बताया था। किसमें? होम रूल लीग आंदोलन में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद ही जो है वो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें केंद्र में द्विसदनी विधायिका और प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन से जुड़ा था? ठीक है, एनी बेसेंट, AOU, माइकल मधुसूदन दास और R. पाम दत्त। तो फेबियन आंदोलन से एनी बेसेंट जुड़ी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है। होम रूलिंग आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी। क्या हो ये जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी? नहीं, आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में पी ब्लावस्की और अल्काट के द्वारा की गई थी। ठीक है, अल्काट और पी ब्लावस्की के द्वारा 1875 में जो है होम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही प्रभावित होकर जो है वो ये भारत में आई थी एनी बेसेंट। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, बिल्कुल 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी। तो 1 और 3 वाला ऑप्शन सही है। चलिए मार के निकलते हैं। हाँ, तो यहीं पर फ्रेंड्स जो है हमारा प्रश्न समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप जितना अधिक जो है वो पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, आप केवल जो है वो ऐसा नहीं कि किसी भी किताब को लेके उठा के पढ़ना शुरू कर दिए और आपका जो है वो आप एग्ज़ाम में अच्छा कुछ कर लेंगे। आपको पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है, याद करना है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये प्रयास केवल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस करने में जो है वो मतलब आप कहीं पर भी बैठे रहें, ऑफिस में, घर पर, कहीं पर भी बैठे रहें, आपको जो है वो 10-15 मिनट, 20 मिनट निकाल के जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप जो है वो अपने संघर्ष पथ पर जो है वो निरंतर प्रयास करते रहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।